एक ही जमीन है। हम्म। लेकिन उससे पुकारने वाले नाम इतने अलग हैं। हाँ। कोई इसे भारतवर्ष कहता है, कोई इंडिया, तो कोई हिंदुस्तान कह देता है। हाँ, ये तो है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या महज एक नाम किसी भूभाग का पूरा इतिहास, मतलब उसकी पूरी पहचान अपने अंदर समेट सकता है? तो आज के इस गहन अध्ययन में हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हम प्राचीन भारतीय इतिहास की उन गहरी जड़ों को खंगालने वाले हैं जिन्हें आज से हजारों साल पहले गढ़ा गया, लिखा गया और सहेजा गया था। पता है, इतिहास को अक्सर ना बस तारीखों या युद्धों के नीरस रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि बस राजाओं के नाम रट लो। सही कहा। लेकिन असल में जब हम प्राचीन धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक साहित्यों, विदेशी विवरणों और जमीन के नीचे दबे पुरातात्विक साक्ष्यों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये एक बेहद जटिल और दिलचस्प ताना बाना बन जाता है। ये सारे स्रोत मिलकर अतीत की एक ऐसी जीवंत तस्वीर उकेरते हैं जो किसी एक किताब में कभी नहीं मिल सकती। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत उसी सवाल से करते हैं जो नाम को लेकर उठा था। हाँ, जरूर। हमारे पास जो भी ऐतिहासिक स्रोत मौजूद हैं, उनमें इस उपमहाद्वीप के लिए अलग अलग नामों का जिक्र मिलता है। तो एक ही जमीन के इतने अलग अलग नाम हमें इसके इतिहास के बारे में आखिर क्या बताते हैं? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये नाम महज भौगोलिक सीमाओं को दर्शाने वाले शब्द नहीं है। ये असल में अलग अलग संस्कृतियों के नजरिए हैं। अच्छा, नजरिया कैसे? जैसे कि महाकाव्यों और पुराणों में जिस नाम का जिक्र है वो है भारतवर्ष, मतलब भरत का देश, और यहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय या भरत की संतान कहा गया। तो ये एक आंतरिक या कहें स्वदेशी पहचान थी। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से सांस्कृतिक पहचान थी जो जमीन के टुकड़े से ज्यादा वहाँ के लोगों और उनके दर्शन से जुड़ी थी। लेकिन जब बात इंडिया शब्द की आती है, तो ये नजरिया पूरी तरह से बाहरी हो जाता है ना? स्रोतों से पता चलता है कि ये नाम यूनानियों की यानी ग्रीक लोगों की देन है। हाँ, यहाँ भौगोलिक सीमाएं हावी हो जाती हैं। यूनानी जब इस उपमहाद्वीप के संपर्क में आए तो उनके लिए पहचान का मुख्य केंद्र सिंधु नदी थी। और वो सिंधु बोल नहीं पाते थे। सही पकड़ा। उनके उच्चारण में सिंधु इंडस बन गया और उस नदी के पार की जो पूरी जमीन थी वो इंडिया कहलाने लगी। ये एकदम बाहरी दृष्टिकोण था। और फिर हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? जब मुस्लिम इतिहासकार और यात्री यहाँ आए तो अरबी और फारसी प्रभाव के चलते इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम मिला। तो हर नया नाम विदेशी और स्वदेशी दृष्टिकोण का एक ऐसा सुराग है जो बताता है कि दुनिया इस जमीन को किस नजर से देख रही थी। ये सच में अद्भुत है कि सिर्फ एक नाम कैसे पूरी दुनिया के देखने के नजरिए को स्पष्ट कर देता है। हाँ, एग्जैक्ट। तो भूभाग के नामकरण को समझने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों के सबसे प्राचीन विचार आखिर थे क्या, उनका मूल दर्शन क्या था। और यहीं से धर्म ग्रंथों का, विशेषकर वेदों का प्रवेश होता है। बिल्कुल। स्रोतों में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जिक्र आता है, जिन्हें वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। और इनमें जो एक विचार सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। हाँ, ये विचार सच में बहुत गहरा है। और यही सार्वभौमिक संदेश भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव भी है। वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम सबसे पुराने वेद की बात करें, यानी ऋग्वेद की, तो ये कोई सामान्य किताब नहीं है। ये ऋचाओं का यानी मंत्रों का एक बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। और पता है, इसके आंकड़े भी काफी हैरान करने वाले हैं। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। बिल्कुल सही। तो ये जानना दिलचस्प होगा कि ये सूक्त असल में क्या होते हैं और इनमें किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो देखिए, सूक्त का शाब्दिक अर्थ है सुउक्त, मतलब जो बहुत अच्छी तरह से बोला गया हो। ये मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। अच्छा। ऋग्वेद को अगर हम गहराई से देखें तो उस समय के समाज की प्राथमिकताएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे देवराज इंद्र के लिए सबसे ज्यादा यानी 250 ऋचाएं समर्पित हैं। अरे वाह, सबसे ज्यादा? हाँ, और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं हैं।
जो ऋषि इन ऋचाओं का व्यवस्थित पाठ करते थे उन्हें होत्रु कहा जाता था। पर इंद्र को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि शुरुआती वैदिक समाज मुख्य रूप से पशुपालक था। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने या युद्ध में नेतृत्व करने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा देवता की बहुत जरूरत थी, इसलिए इंद्र का स्थान सबसे ऊपर था। समझ गया। और ऋग्वेद के इन 10 मंडलों में कुछ मंडल तो बहुत ही विशिष्ट जानकारी देते हैं, जैसे तीसरा मंडल जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसी में वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मौजूद है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। हाँ, और 8वें मंडल में भी काफी कुछ है। बिल्कुल, 8वें में हस्तलिखित ऋचाओं का जिक्र है जिन्हें खेल कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, लेकिन जो 10वां मंडल है वो मुझे सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अहम लगता है। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र आता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात छेड़ी। 10वें मंडल का ये पुरुष सूक्त ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के लिहाज से बहुत अहम है। ये बताता है कि उस समय का समाज खुद को श्रम के विभाजन के आधार पर कैसे व्यवस्थित कर रहा था। हाँ। और इसके बाद जब हम दूसरे वेद यानी यजुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं तो विषय वस्तु थोड़ी बदल जाती है। वो कैसे? यजुर्वेद नियमों और कर्म कांडों का वेद है। ये गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इन चारों वेदों को आज के संदर्भ में समझना हो ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तुलना आ रही है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, ऋग्वेद एक विशाल इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें दुनिया भर का प्रारंभिक ज्ञान भरा है। यजुर्वेद एक मैनुअल है जो कदम दर कदम बताता है कि अनुष्ठान कैसे करने हैं। सही है। और फिर आता है सामवेद, जिसे प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट कहा जा सकता है। प्लेलिस्ट, ये बहुत बढ़िया तुलना है। हाँ, क्योंकि ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसके पाठक को उद्गात्र कहा जाता था। और अंत में है अथर्ववेद, जो मुझे आम आदमी का सर्वाइवल गाइड लगता है। सर्वाइवल गाइड, हाँ, ये एनालॉजी सच में वेदों के उद्देश्यों को बहुत आसानी से स्पष्ट कर देती है। अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी, वो बड़े बड़े यज्ञों या उच्च दर्शन से थोड़ा अलग हटकर जमीनी वास्तविकताओं की बात करता है। मतलब आम लोगों की परेशानियां? बिल्कुल। ये रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह और उस समय के आम अंधविश्वासों का दस्तावेज है। अरे वाह! और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक तथ्य भी मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। ये स्पष्ट संकेत है कि उस समय सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्थाओं का समाज में कितना गहरा प्रभाव था। वेदों का ये दायरा तो सच में बहुत विशाल है, लेकिन एक सवाल उठता है, इतने जटिल संस्कृत मंत्रों और गूढ़ दर्शन को उस जमाने के आम लोग या बाद की पीढ़ियां कैसे समझती होंगी? यही वो जरूरत थी जिसने नए साहित्यों को जन्म दिया। ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या थी। वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट थी, इसलिए उनकी गद्य में सरल व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। अच्छा, तो ब्राह्मण ग्रंथ एक तरह की गाइड बुक्स थीं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा वेदों के अर्थ को सही ढंग से समझने और उनका सटीक उच्चारण करने के लिए 6 वेदांगों का भी विकास हुआ। ये वेदांग कौन-कौन से थे? ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, जिसका अर्थ है उच्चारण, फिर कल्प यानी रस्म और कर्मकांड, उसके बाद व्याकरण, निरुक्त, छंद और आखिर में ज्योतिष। एक मिनट, निरुक्त, इसे अगर आज की भाषा में कहें तो क्या ये उस समय की डिक्शनरी या एटिमोलॉजी थी जो ये बताती थी कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है? बिल्कुल सटीक। इसे शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान कह सकते हैं, जो मुश्किल वैदिक शब्दों के अर्थ खोलता था। वेदांगों के बाद एक और बड़ा साहित्य आता है पुराण। स्रोतों के अनुसार कुल 18 पुराण हैं, जिनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराण तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये मूल रूप से प्राचीन वंशावलियां हैं। ये शासकों की पीढ़ियों का क्रमबद्ध विवरण देते हैं। जैसे किसी राजा के बाद कौन आया, वो सब। हाँ, जैसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और यह आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है और वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा है। पर एक तथ्य जो स्रोतों में विशेष रूप से दर्ज है वो ये
कि स्त्रियां और शूद्र इन पुराणों को पढ़ नहीं सकते थे, वे केवल इन्हें सुन सकते थे। देखिए, स्रोतों में दर्ज इसी सामाजिक दृष्टिकोण से एक विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? क्या समाज के नियम समय के साथ बदल रहे थे? क्योंकि एक तरफ तो शतपथ ब्राह्मण का जिक्र है, जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहकर बहुत सम्मानजनक स्थान दिया गया है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ मैत्रेयनी संहिता है, जहां स्त्री की तुलना जुआ और शराब से करते हुए उसे पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। एक ही सभ्यता के ग्रंथों में इतना गहरा अंतर कैसे आ गया? क्या यह सिर्फ सत्ताधारी लोगों की इच्छा थी या जमीनी हकीकत सच में बदल रही थी? इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें स्मृति ग्रंथों की ओर देखना होगा। इनका काम मुख्य रूप से सामाजिक कानून तय करना था। अच्छा, जैसे मनुस्मृति? बिल्कुल। मनुस्मृति जो शुंग काल का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, और नारद स्मृति जो गुप्त युग की जानकारी देती है, ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि समाज कैसे बदल रहा था। मतलब नियम कड़े हो रहे थे। हाँ, शतपथ ब्राह्मण से मैत्रेयनी संहिता तक आते आते जो अंतर दिखता है, वो असल में बदलते समय और अलग-अलग कालों की सामाजिक वास्तविकताओं का दस्तावेजीकरण है। जैसे जैसे समाज का आर्थिक और कृषि ढांचा जटिल होता गया, वैसे वैसे संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम कड़े होते गए। और उसका असर महिलाओं पर पड़ा। बिल्कुल, जिसका सीधा असर सामाजिक नियमों और स्वतंत्रता पर पड़ा। ये ग्रंथ उसी ऐतिहासिक बदलाव के गवाह हैं। हम यहाँ किसी नियम को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि बस ये देख रहे हैं कि स्रोत हमें समाज के विकास के बारे में क्या बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्रंथ अपने समय की बदलती व्यवस्थाओं का आईना होते हैं। खैर, अब तक की हमारी चर्चा मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी साहित्यों पर केंद्रित रही है। हाँ, लेकिन प्राचीन भारत केवल एक विचारधारा तक तो सीमित था नहीं। अन्य दर्शन और शासन कला, मतलब स्टेट क्राफ्ट से जुड़े ग्रंथ भी इतिहास के बहुत अहम स्रोत हैं। अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करें तो वहां से क्या परिप्रेक्ष्य मिलता है? ये जो गैर ब्राह्मण साहित्य है ना, ये इतिहास के पुनर्निर्माण में एक नया और बहुत जरूरी नजरिया जोड़ते हैं। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसके अलावा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित हैं: विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये पाली भाषा में है ना? हाँ, एकदम सही। हीनयान संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु भी है। वहीं दूसरी तरफ जैन साहित्य को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। आगम? हाँ, इसमें 12 अंग हैं। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र इसके प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें स्वामी महावीर के जीवन और उनके कृत्यों का विवरण है। ये ग्रंथ अक्सर उस दौर के व्यापारी वर्ग और नगरीय जीवन पर बहुत अच्छी रोशनी डालते हैं। धार्मिक ग्रंथों से अलग कुछ किताबें तो पूरी तरह से राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष इतिहास की भी हैं। बिल्कुल है। जैसे आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। हाँ, वो तो एक मास्टरपीस है। और फिर कल्हण की राजतरंगिणी है। मैंने पढ़ा है कि इसे संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं का पहला क्रमबद्ध लेखन माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से कश्मीर का इतिहास दर्ज है। इसके अलावा चचनामा का जिक्र भी आता है, जिसे अली अहमद ने फारसी भाषा में लिखा था, और ये अरबों की सिंध विजय की कहानी बताता है। पता है, ये सब तो सीधे सीधे इतिहास की किताबें हो गईं, पर क्या ये दिलचस्प नहीं है कि केवल राजनैतिक किताबें ही नहीं, बल्कि व्याकरण की किताबें भी हमें इतिहास बता सकती हैं। व्याकरण की किताबें? वो कैसे? ये एक तरह का एक्सीडेंटल हिस्ट्री है, मतलब अनजाने में लिखा गया इतिहास। पाणिनि की अष्टाध्यायी को ही ले लीजिए, जो संस्कृत ग्रामर की किताब है। हाँ, ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, लेकिन इसके पन्नों में मौर्य पूर्व काल के समाज की इतनी गहरी जानकारी छिपी है कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब कोई इंसान नियम व्याकरण के लिख रहा है और अनजाने में वो हमें एक पूरे युग का इतिहास बता रहा है। बिल्कुल, यही तो इतिहास की खूबसूरती है। इसी तरह पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि असल में पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इसलिए उनकी व्याकरण की किताब से हमें शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। और एक और रोचक ग्रंथ है कात्यायन की गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में क्या है? ये मूल रूप से तारों और ग्रहों की चाल बताने वाला ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन यानी ग्रीक आक्रमण का स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। अरे वाह! तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इतिहास किसी एक सांचे में ढलकर नहीं आता,
उसे अलग अलग जगहों से खोजना पड़ता है। सही कहा। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की वो सब स्थानीय लोगों का नजरिया था। जब एक अलग संस्कृति का व्यक्ति भारत को देखता है तो चीजें कैसे बदलती हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण हमें क्या बताते हैं? जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी नई संस्कृति को देखता है ना, तो वो उन चीजों पर भी गौर करता है जो शायद स्थानीय लोगों के लिए एकदम आम बात हो। क्योंकि उनके लिए वो नया होता है। हाँ, यूनानी लेखकों में हेरोडोटस का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका लिखी थी। लेकिन यहाँ एक पैच है, सभी विदेशी यात्रियों के विवरण पूरी तरह तथ्यपरक नहीं होते। मैंने भी स्रोतों में ईरान के राजवेद टेसियस का जिक्र देखा है। उसने भारत के बारे में जो कहानियां लिखीं वो इतनी आश्चर्यजनक थीं कि उन्हें पूरी तरह से अविश्वसनीय माना जाता है। हाँ, उसने बहुत कुछ मनगढ़ंत लिखा था। ये तो कुछ आज के जमाने के उन येल्प रिव्यूज या ट्रैवल व्लॉग्स की तरह लगता है। अरे हाँ, जहां व्यूज पाने के लिए लोग चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या रहस्यमयी बनाकर पेश करते हैं, बस अटेंशन के लिए। ये तुलना तो स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती है। ग्रीक दरबारों में भारत को लेकर कई तरह की अफवाहें और एक अजीब सा आकर्षण था, और टेसियस जैसे लेखकों ने उन्हीं अफवाहों को सच मानकर लिख दिया। वे हमें भारत का सटीक इतिहास नहीं बताते, बल्कि बाहरी दुनिया की भारत के प्रति जो कल्पनाएं थी उसका इतिहास बताते हैं। मतलब गॉसिप का इतिहास। हाँ, बिल्कुल। हालांकि जो विदेशी राजदूत मौर्य दरबार में आए, उनके विवरण कहीं ज्यादा प्रामाणिक हैं। जैसे कि मेगास्थनीज। एकदम सही। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने इंडिका लिखी। इसमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विस्तार से वर्णन है। उसके बाद सीरियन नरेश का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया, और मिस्र नरेश का राजदूत डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। और इन राजदूतों के अलावा कुछ क्लासिकल जोग्राफर्स का जिक्र भी स्रोतों में आता है। 2वीं शताब्दी में टॉलेमी ने भारत का भूगोल लिखा, और प्रथम शताब्दी में प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। हाँ, प्लिनी की किताब बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय वनस्पति, जीव जंतुओं और सबसे महत्वपूर्ण रोम और भारत के व्यापार का जिक्र करता है। इससे हमें आर्थिक इतिहास समझने में बहुत मदद मिलती है। अगर इन सभी स्रोतों के अंतिम हिस्से को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बहुत एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्राचीन भारत की तस्वीर किसी एक रंग से नहीं बनी है। बिल्कुल नहीं। धर्मग्रंथ हमें दर्शन और आस्था बताते हैं, ऐतिहासिक साहित्य राजनीति और समाज समझाते हैं, और विदेशी यात्रियों के विवरण एक बाहरी परिप्रेक्ष्य देते हैं। और इन सबके साथ जब पुरातात्विक साक्ष्य जुड़ते हैं, जैसे प्राचीन सिक्के, शिलालेख और पुरानी वास्तुकला, तब जाके इतिहास की ये पूरी की पूरी जीवंत तस्वीर मुकम्मल होती है। सही बात है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये इस बात को समझने की प्रक्रिया है कि मनुष्य ने समय के साथ सूचनाओं को कैसे सहेजा और आगे बढ़ाया। आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। वो क्या? देखिए, आज हमने ताड़पत्रों, वेदों, स्मृतियों और इंडिका जैसे ग्रंथों की बात की, जिन्हें हजारों साल पहले भौतिक रूप में सहेजा गया था। हाँ। लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हाँ, आज तो सब कुछ क्लाउड पर है। तो जरा सोचिए, अगर आज से हजारों साल बाद किसी भविष्य के इतिहासकार को हमारे आज के समाज का इतिहास खंगालना पड़े, और उसके हाथ हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स या ऑनलाइन शॉपिंग के रिव्यूज लगें, ओहो, तो वे हमारे युग के बारे में क्या इतिहास लिखेंगे? क्या वे भी हमारे इन डिजिटल निशानों को उस दौर के वेद या इंडिका मानेंगे? ये तो सच में हमारा ये डिजिटल शोर भविष्य के लिए इतिहास का कैसा ताना बाना बुनेगा, ये एक बहुत ही उत्तेजक विचार है, सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमने आज लिखित और मौखिक स्रोतों की बात की, लेकिन इतिहास का एक ऐसा भी कालखंड है जहां इंसान ने लिखना शुरू ही नहीं किया था। हाँ, पत्थरों का युग। तो अगले अध्ययन में हम उसी रहस्यमयी दुनिया यानी प्रागैतिहासिक काल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और ज्ञान की इस गहराई में उतरते रहिए।